कभी सोचा है कि एक क्लासरूम कैसे एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय कर सकता है? हम्म। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ धनुष बाण चलाना नहीं सिखाया जा रहा हो, बल्कि भविष्य की दोस्ती, दुश्मनी और यहां तक कि एक महायुद्ध की नींव भी रखी जा रही हो। हाँ। आज हम उसी हस्तिनापुर के ट्रेनिंग ग्राउंड की गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है शिक्षा, प्रतिभा और एक नजरअंदाज किए गए नायक का उदय। हम्म। आज हम उन स्रोतों को खंगालेंगे जो ये बताते हैं कि कैसे आचार्य द्रोण की शिक्षा वो एक भट्टी की तरह थी, जिसने राजकुमारों के अंदर के सोने को या तो कुंदन बना दिया या फिर जलाकर राख कर दिया। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक अध्याय ने इसने आने वाले महायुद्ध की स्क्रिप्ट कैसे लिख दी थी। सही बात है। हम द्रोण की जो टीचिंग स्टाइल है उसको देखेंगे, राजकुमारों के बीच जो वो जलन पनप रही थी उसे महसूस करेंगे, और एक ऐसे योद्धा के आने की कहानी जानेंगे जिसने जिसने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। तो चलिए इसके मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पहलुओं को समझते हैं। हाँ। शुरुआत करते हैं द्रोण के गुरुकुल से। देखिए, ये कोई आज की स्कूल जैसा नहीं था जहां सब मिलकर सीखते हैं। नहीं। ये एक हाई स्टेक ट्रेनिंग माहौल था। हाई स्टेक से आपका क्या मतलब है? मतलब दांव पे बहुत कुछ लगा था। बहुत कुछ। सोचिए, एक ही छत के नीचे भविष्य के राजा और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी दोनों ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ। तो द्रोण की शिक्षा सिर्फ योद्धा बनाने के लिए नहीं थी, नहीं। ये शासक बनाने की तैयारी थी। हर शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान जरूरी था, लेकिन द्रोण का जो तरीका था वो जानबूझकर बहुत बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी था। वो एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट कर रहे थे। ठीक यही, वो देखना चाहते थे कि दबाव में कौन चमकता है और कौन बिखर जाता है। बिल्कुल। सुबह से शाम तक धनुर्विद्या, गदा युद्ध, रथ चलाना, रणनीति, धर्मशास्त्र, हर चीज में मुकाबला। द्रोण हर राजकुमार के असली स्वभाव को, उनकी सीमाओं को सतह पर लाना चाहते थे। लेकिन इस तरीके का एक साइड इफेक्ट भी तो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल था। इसने कुछ छात्रों में ईर्ष्या को संस्थागत बना दिया, उसे रोजमर्रा की आदत बना दिया। और इसी माहौल में एक छात्र सबसे अलग चमक रहा था, अर्जुन। स्रोत बताते हैं कि उनकी एकाग्रता कमाल की थी। जब दूसरे सिर्फ लक्ष्य देखते थे, अर्जुन को सिर्फ लक्ष्य का केंद्र दिखाई देता था। और इसी को परखने के लिए द्रोण ने वो मशहूर परीक्षा ली। हाँ, पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया वाली परीक्षा। ये सिर्फ एक तीरंदाजी का टेस्ट नहीं था। नहीं, ये दिमागी फोकस का टेस्ट था। बिल्कुल। द्रोण ने एक एक करके सबसे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर से लेकर दुर्योधन तक सबका जवाब लगभग एक जैसा था। गुरुदेव, मुझे पेड़ दिख रहा है, डालियां दिख रही है और वो चिड़िया भी। हाँ, और द्रोण सबको हटाते गए, तुम निशाना नहीं लगा पाओगे। वो एक तरह से ये कह रहे थे कि अगर तुम्हें लक्ष्य के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो तुम्हारा ध्यान बटा हुआ है। और फिर अर्जुन की बारी आई। वही सवाल, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? और अर्जुन का जवाब, वो तो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और द्रोण ने कहा, तो बाण चलाओ। बाण चला और सीधा लक्ष्य पर लगा। बिल्कुल। ये संवाद इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है, मेंटल क्लैरिटी। हाँ, शोर के बीच शांत रहने की काबिलियत। बिल्कुल, द्रोण ने इसी गुण को पहचाना। स्रोत बताते हैं कि उस पल द्रोण की आंखों में एक अजीब सा संतोष था। उन्होंने तय कर लिया, अर्जुन को मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। ये गुरु का अपने सबसे होनहार छात्र के लिए समर्पण लगता है ना? हाँ, एक स्तर पर तो ये सही है। लेकिन क्या हम इसे दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं? जैसे? देखो, द्रोण का अपना एक एजेंडा था, राजा द्रुपद से अपने पुराने अपमान का बदला लेना। अच्छा। तो अर्जुन सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो उस बदले को पूरा करने का सबसे शक्तिशाली हथियार भी था। तो आप कह रही हैं कि ये समर्पण पूरी तरह से निस्वार्थ शायद नहीं था? शायद नहीं, हम कह सकते हैं कि द्रोण अर्जुन में अपनी महत्वाकांक्षा का भविष्य देख रहे थे। ये तो एक बिल्कुल नया एंगल है। मतलब अर्जुन की प्रतिभा द्रोण के व्यक्तिगत मिशन के लिए एकदम फिट बैठ रही थी। खैर, जहां धनुर्विद्या के मैदान में अर्जुन की मिसालें दी जा रही थीं, वहीं एक और अखाड़ा था जहां माहौल बहुत जहरीला हो रहा था। आप गदा युद्ध की बात कर रहे हैं? हाँ, जहां भीम और दुर्योधन आमने सामने थे। कहानी बताती है कि भीम की ताकत बेजोड़ थी और ये बात दुर्योधन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे ज्यादा ताकतवर हो। बिल्कुल, इसलिए उसने भी गदा में महारत हासिल करने की ठान ली। लेकिन
कहा गया है कि उसके अभ्यास में एक कठोरता और छिपी हुई ईर्ष्या साफ छलकती थी। और यहीं पर भविष्य के महायुद्ध के बीज बोए जा रहे थे। कैसे? दुर्योधन का मामला क्लास के उस बच्चे जैसा था जो खुद फर्स्ट नहीं आ सकता तो टॉपर की नोटबुक ही फाड़ देना चाहता है। हाँ, सही है। उसकी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में नहीं बल्कि दूसरे को नीचा दिखाने में लग रही थी। मतलब उसकी महत्वाकांक्षा सकारात्मक नहीं थी, वो नकारात्मक थी। वो इसलिए बेस्ट नहीं बनना चाहता था कि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए कि भीम उससे बेहतर ना रह जाए। हाँ, बिल्कुल। और द्रोण की शिक्षा ने अनजाने में इस आग को और हवा दे दी। जहां अर्जुन ने प्रतिस्पर्धा को प्रेरणा के रूप में लिया, वहीं दुर्योधन ने इसे व्यक्तिगत हमले के तौर पर देखा। एक ही शिक्षा ने दो राजकुमारों में दो बिल्कुल अलग परिणाम दिए। और हस्तिनापुर का भविष्य इसी फर्क पर टिक गया। और फिर एक दिन आया जब इन सारी प्रतिभाओं, जलन और तनाव के बीच एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। हाँ। राजकुमार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। पूरी सभा मौजूद थी और तभी भीड़ से एक तेजस्वी नौजवान आगे आया। उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था और उसने आते ही सीधे अर्जुन को ललकारा। वो था कर्ण। और उसने जो धनुर्विद्या दिखाई, उसे देखकर सब हैरान रह गए। वो हर कला में अर्जुन के बराबरी कर रहा था। हाँ, सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। कौन है ये जो हस्तिनापुर के सबसे बेहतरीन राजकुमार को टक्कर दे रहा है? लेकिन तभी कृपाचार्य ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा वंश क्या है? तुम किस कुल के हो? और कर्ण चुप हो गया। एक प्रतिभाशाली योद्धा जो अभी अभी अपनी कला से सबको मोह चुका था, अचानक निशब्द हो गया। उसे सूत पुत्र कहा गया और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक दीवार थी। सही बात है। उस समय सूत पुत्र होने का मतलब क्या था? सूत सारथी लड़क को कहते थे जो रथ चलाते थे। उन्हें योद्धा वर्ग यानी क्षत्रियों से सामाजिक तौर पर बहुत नीचे माना जाता था। तो नियम के हिसाब से कर्ण कितना भी काबिल क्यों ना हो, वो एक राजकुमार को चुनौती देने का हक नहीं रखता था। ये तो उसकी योग्यता पर नहीं बल्कि उसके जन्म पर लगाया गया एक सामाजिक ताला था। बिल्कुल। मतलब उसकी काबिलियत एक तरफ और उसका खानदान दूसरी तरफ, और खानदान भारी पड़ गया। स्रोत उस पल का वर्णन बहुत दर्दनाक तरीके से करते हैं। कहते हैं उसकी प्रतिभा से अधिक उसका जन्म देखा गया। उसके चेहरे पर अपमान की एक गहरी रेखा खिंच गई, लेकिन उसका आत्मसम्मान तब भी नहीं टूटा। ये कहानी का एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। यहाँ पहली बार योग्यता और सामाजिक व्यवस्था के बीच सीधी टक्कर होती है। कर्ण की प्रतिभा उस वक्त के नियमों को चुनौती दे रही थी, लेकिन समाज उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और यही अपमान उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा भी बना और सबसे बड़ा दुख भी। हाँ, और इसी एक घटना ने तय कर दिया कि कर्ण की वफादारी किसके साथ होगी। और जहां सब लोग वंश और कुल के नियमों में उलझे थे, वहीं एक आदमी था जिसने इस अपमान में एक मौका देखा। दुर्योधन। उसने उस अपमानित योद्धा में अर्जुन का तोड़ और अपना सबसे शक्तिशाली दोस्त देख लिया था। यह दुर्योधन की राजनीतिक समझ का सबसे बड़ा सबूत है। उसने तुरंत स्थिति को अपनी तरफ मोड़ लिया। हाँ, वो आगे बढ़ा और भरी सभा में एक ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उसने गरज कर कहा, वीरता का संबंध वंश से नहीं होता। अगर राजकुमार ना होने की वजह से अर्जुन इससे द्वंद्व नहीं करेगा तो मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूं। अब यह राजा है, अब इसका सम्मान करो। यह सिर्फ उदारता नहीं थी, यह एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक? हाँ, यहाँ दुर्योधन एक बहुत ही आधुनिक सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा है जिसे हम असंतोष का ध्रुवीकरण कह सकते हैं। उसने कर्ण के अपमान और समाज के प्रति उसके गुस्से को अपनी शक्ति का आधार बना लिया। उसने कर्ण को सिर्फ एक राज्य नहीं दिया, उसने उसे पहचान दी, सम्मान दिया, वो चीज दी जिसके लिए वो तरस रहा था। और बदले में उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया जो हमेशा के लिए उसका कर्जदार हो गया। सिर्फ दोस्त नहीं, एक वैचारिक सहयोगी। ये स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक गठबंधन की शुरुआत थी। तो उस दिन दो बातें तय हो गई। पहली, अर्जुन और कर्ण की दुश्मनी अब तय है, और दूसरी, दुर्योधन को एक ऐसा साथी मिल गया है जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध के दो सबसे बड़े खेमे उसी दिन बन गए थे। हाँ, उसी दिन। शिक्षा का ये दौर जब खत्म हो रहा था, तब एक और घटना घटी जिसने एक और दुश्मनी की नींव रखी। द्रोण की गुरु दक्षिणा। हाँ,
उन्होंने अपने शिष्यों से कुछ ऐसा मांगा जो उनके अपने अतीत के अपमान से जुड़ा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा, पांचाल के राजा द्रुपद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। ये उनका व्यक्तिगत बदला था, क्योंकि कभी द्रुपद ने उनका अपमान किया था। राजकुमारों ने पांचाल पर हमला किया। शुरुआती नाकामी के बाद आखिरकार अर्जुन द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के सामने ले आए। पर यहाँ द्रोण ने उन्होंने द्रुपद को जान से नहीं मारा। नहीं, उन्होंने और भी गहरा घाव दिया। उन्होंने द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया और कहा, अब हम बराबर हुए। ये शक्ति का बहुत बड़ा प्रदर्शन था। हाँ, अपने अपमान का बदला लेने का एक अनोखा तरीका। लेकिन क्या ये बदला यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। यहीं से तो बदले का एक नया चक्र शुरू हुआ। सही बात है। ये केवल एक गुरु दक्षिणा नहीं थी, ये एक और भयंकर दुश्मनी का बीज बोना था। अपमानित द्रुपद इस हार को कभी नहीं भूले और उन्होंने एक ऐसा पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया जो द्रोण को मार सके, और एक ऐसी पुत्री जो अर्जुन से विवाह करे। और वही पुत्री द्रौपदी बनी। हाँ, स्रोत साफ कहते हैं कि यह घटना भविष्य में द्रौपदी के रूप में कहानी में वापस आएगी। यह दिखाता है कि कैसे इस महाकाव्य में व्यक्तिगत अपमान और बदला बड़ी-बड़ी घटनाओं को जन्म देता है। बिल्कुल, एक अपमान का बदला दूसरे अपमान को जन्म देता है, और ये चक्र तब तक चलता है जब तक सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। तो द्रोण के गुरुकुल का ये अध्याय जब खत्म हुआ, तब तक हस्तिनापुर का भविष्य साफ हो चुका था। अब यहाँ 3 अलग-अलग धाराएं बह रही थीं, जो एक ही महासागर यानी कुरुक्षेत्र की ओर जा रही थी। हाँ, पहली धारा थी अर्जुन और पांडवों की। ये कौशल, संतुलन और धर्म की धारा थी। वे अपनी योग्यता और गुरु की शिक्षा के दम पर आगे बढ़ रहे थे। दूसरी धारा थी दुर्योधन और कौरवों की। ये महत्वाकांक्षा, जलन और असंतोष की धारा थी। उनकी शक्ति का आधार दूसरों की कमजोरी और अपनी असुरक्षा थी। और तीसरी सबसे जटिल और दुखद धारा थी कर्ण की। वो नजरअंदाज की गई प्रतिभा और अटूट वफादारी का प्रतीक था। एक ऐसा योद्धा जिसे समाज ने उसके जन्म के कारण ठुकरा दिया, लेकिन एक दोस्त ने उसे सम्मान दिया, और वो उस दोस्ती का कर्ज चुकाने के लिए सही गलत के पार जाने को तैयार था। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि द्रोण की शिक्षा ने शायद अनजाने में ही इन सभी किरदारों को उनकी नियति की तरफ धकेल दिया। बिल्कुल। वो गुरुकुल एक प्रयोगशाला बन गया जहां भविष्य के महायुद्ध के सारे समीकरण तैयार किए गए। बिल्कुल। द्रोण बनाना तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ चाहते थे, लेकिन उनकी ही शिक्षा ने दुर्योधन की ईर्ष्या को चरम पर पहुंचाया, और कर्ण के आने से उस आग में घी पड़ गया। हर कोई अपनी अपनी कहानी पूरी करने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। तो आज की हमारी बातचीत के सबसे बड़े टेकअवेज क्या रहे? हाँ, अर्जुन की बेमिसाल एकाग्रता जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया, दुर्योधन की जहरीली ईर्ष्या जिसने संघर्ष की जमीन तैयार की, और सबसे बढ़कर कर्ण का आना जिसने योग्यता, वफादारी और न्याय के समीकरण को हमेशा के लिए उलझा दिया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हाँ, कि जब योग्यता को समाज जन्म के तराजू पर तोलता है, तो क्या वफादारी हमेशा सही के साथ खड़ी रह सकती है? कर्ण का रास्ता हमें हुनर और मौके के इसी मुश्किल सवाल पर बार बार सोचने पर मजबूर करता है।